कर रहे थे तो वो वाली कॉस्ट वो आप पहले दिन उस कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते। उसके बाद आता है सबसीक्वेंट मेजरमेंट। सबसीक्वेंट मेजरमेंट यानी पहले दिन तो आपने रिकॉर्ड कर लिया है कॉस्ट पर, लेकिन उसके बाद आप किस पे रिकॉर्ड करोगे? सबसीक्वेंट का मतलब है इसके बाद। इनिशियल का मतलब है पहले दिन, सबसीक्वेंट का मतलब है इसके बाद किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करोगे। तो ये कॉस्ट पर ही नहीं पड़ी रहेगी। आपके पास अकाउंटिंग IAS 16 कहता है कि आपके पास दो चॉइसेस है, दो मॉडल्स हैं। पहले मॉडल को आप कहते हैं कॉस्ट मॉडल। पहले मॉडल को आपने क्या बोला है? कॉस्ट मॉडल। जो आप ITA में पढ़ते आ रहे थे अब तक, वो आपके पास कौन सा वाला मॉडल था? कॉस्ट मॉडल। अकाउंटिंग ने आपको फ्री रखा हुआ है, चॉइस है आपके पास, चाहे आप कॉस्ट मॉडल लें और दूसरे को आप कहते हैं रीवैल्यूएशन मॉडल। जब आपने पहली बार एसेट को खरीदा तो आपने उससे पहले दिन डे फर्स्ट में किस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया? कॉस्ट पर। उसके बाद सबसीक्वेंट का मतलब है उसके बाद किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे हर साल। तो अब आपको IAS 16 की दो चॉइसेस दी हुई है। पहले को आप कहते हैं कॉस्ट मॉडल, दूसरे को आप कहते हैं रीवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मैंने अभी आपको SOFP करवाई थी, जो डब्बा बनाया था, उस डब्बे में मैंने आपको क्या लिखवाया था? 12,000 की चीज ली, अब तक इस एसेट पर कितने रुपीस के आपने बेनिफिट्स कंज्यूम कर लिए? 2,000। तो अब आपके पास इस एसेट की कैरी वैल्यू कितने रुपीस की पड़ी हुई है? 10,000। ये आपके पास क्या है? कॉस्ट मॉडल। इस बंदे ने, जिस बंदे की बिल्डिंग है, पैक वालों ने रेंट पे लिया हुआ है, तो जिस बंदे की ये बिल्डिंग है उसके लिए बिल्डिंग क्या चीज है? एसिड है ना। किस स्टैंडर्ड में फॉल कर रहा है? IAS 16 में फॉल कर रहा है। कोई उससे पूछे कि सर आप कौन सा वाला मॉडल यूज कर रहे हैं, तो शायद वो बोले मैं कॉस्ट मॉडल। कॉस्ट मॉडल में वो बोलेगा कि मैंने आज से 20-30 साल पहले ये बिल्डिंग खरीदी थी 10 लाख की, और वो 10 लाख को क्या करते जा रहा है? डेप्रिशिएट करते जा रहा है। तो उसकी कीमत फॉर एग्जांपल हो सकती है कि कोई अगर उस बंदे से पूछे जिस बंदे की ये बिल्डिंग है कि सर आपकी इस बिल्डिंग की कैरिंग वैल्यू क्या है, तो वो बोलेगा कि जी 5-3 लाख। क्या ये 5-3 लाख का एसेट है? आप मार्केट में जाओगे तो क्या 5-3 लाख पे इस पूरी बिल्डिंग को बेचोगे? 30-40 करोड़ पे बेचोगे, ऐसा ही है ना। तो अब लेकिन वो जो बंदा यूज कर रहा है वो कौन सा वाला मॉडल यूज कर रहा है? कॉस्ट मॉडल। कॉस्ट मॉडल का मतलब है ट्रेडिशनल मॉडल। जो पहली बार आपने कॉस्ट लिखी थी 10 लाख की, उसी को आप क्या कर रहे हो? डेप्रिशिएट किए जा रहे हो और क्या निकाले जा रहे हो? कैरिंग वैल्यू। लेकिन कुछ कंपनीज कहती है नहीं यार ये सही नहीं है। क्यों? कॉस्ट मॉडल में क्या मसला है? ये क्यों सही नहीं है? देखा जाए कॉस्ट मॉडल क्यों सही नहीं है? जैसे इस बंदे की जिसकी बिल्डिंग थी, अगर उससे कोई पूछे कि सर आपकी इस बिल्डिंग की क्या कीमत है, तो वो बोलेगा कि जी 2 लाख। क्या ये लेटेस्ट वैल्यू बता रहा है 2 लाख? ये कौन सी वैल्यू बता रहा है? कॉस्ट, पुरानी वाली, ट्रेडिशनल वैल्यू बता रहा है, ओल्ड वाली वैल्यू बता रहा है। लेकिन कुछ कंपनीज कहती है हम कौन से वाले मॉडल पे चलते हैं? रीवैल्यूएशन मॉडल पर। रीवैल्यूएशन मॉडल का मतलब है लेटेस्ट वैल्यूज इन मार्केट। क्या मतलब हो गया? लेटेस्ट वैल्यूज ऑफ मार्केट। यानी जो लोग रीवैल्यूएशन मॉडल यूज करते हैं उनको क्या चीज की जरूरत पड़ती है कि मार्केट में इस टाइम मेरे इस एसेट की क्या कीमत चल रही है, लेटेस्ट। तो अब फॉर एग्जांपल अगर यही पैक का जो बंदा जिसकी ये बिल्डिंग है ऑनर, उससे कोई पूछे कि सर आपकी इस बिल्डिंग की क्या कीमत है, तो वो अब क्या बोलेगा? 2 लाख नहीं बोलेगा, बल्कि वो बोलेगा 40 करोड़। यानी वो किस मॉडल पे चल रहा है? रीवैल्यूएशन मॉडल पे चल रहा है। क्लियर? अगर आपने किसी चीज की वैल्यू मालूम करनी है कि लेटेस्ट वैल्यू क्या चल रही है, तो आप किसके पास जाएंगे? फर्नीचर वाले के पास जाएंगे। ये बिल्डिंग वाला किसके पास जाएगा? फर्नीचर वाले के पास जाके बोलेगा सर जरा इस घर की कीमत लगाएं। किसके पास जाएगा? कंस्ट्रक्शन कंपनी, रियल एस्टेट वाले के पास जाएगा, एजेंट के पास, जिसे क्या होगा? इस बिल्डिंग का नो हाउ होगा, जो जानता होगा कि जी ये बिल्डिंग कितने पे बिकेगी, कितने पे लेंगे लोग, कितने पे हम बेच सकते हैं। तो अगर कोई फर्नीचर वाला अपनी कीमत जानना चाहता है सोफे की, बेड की, तो वो किसके पास जाएगा? रियल एस्टेट वाले के पास जाएगा। वो किसके पास जाएगा?
नाम से क्या लग रहा है? री। री का मतलब होता है दोबारा, वैल्यू का मतलब वैल्यू करवाओ। जब आपने पहली बार इस एसिड इस गल को खरीदा होगा 10 लाख का खरीदा, लेकिन अब आप मार्केट में जाके री दोबारा से क्या करवा रहे हो? इस एसिड की वैल्यू लगवा रहे हो कि अब इस एसिड की क्या वैल्यू है। तो अब उसने आपको बोला 40 करोड़, तो ये 40 करोड़ आपके पास क्या हो गई है? इस एसिड इस बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू या री वैल्यूड अमाउंट। क्लियर? साथ साथ डिप्रिसिएशन भी होती है ना। हाँ होगी ना। की वैल्यू तो कम होनी चाहिए, बढ़ती है। नहीं। आप गाड़ी की एग्जांपल लेना, आल्टो की। जिन लोगों ने आल्टो गाड़ियाँ ली थी तो उनके ख्याल में तो पहले आल्टो कितने की थी? 9 लाख की। जिन्होंने 9 लाख की ली है तो क्या वो 9 लाख में बेच रहे हैं अपनी गाड़ियाँ? 9 लाख से मेरान बेच रहे हैं। अब वो आल्टो जिन्होंने आज से 4 साल पहले ली थी या 3 साल पहले 9 लाख की, अब वो कितने पे बेच रहे हैं? कम अज कम 17-18 लाख की बेच रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी कंट्री पर भी। तो अब हमारे पाकिस्तान में चीज डेप्रिशिएट होने की बजाय एप्रिशिएट हो रही है। इसमें इन्फ्लेशन का फैक्टर भी आ जाता है। बहुत सारे फैक्टर्स आ रहे हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान में सही जा रहा था सब कुछ, मतलब गाड़ियाँ डेप्रिशिएट होती जा रही थी, गाड़ियाँ अभी भी डेप्रिशिएट होती हैं, लेकिन कोई देखें आपने आल्टो ली, ठीक है, अब आपके पास 2 मॉडल्स हैं। एक को आप क्या बोलेंगे? कॉस्ट मॉडल। दूसरे को आप क्या बोलेंगे? रीवैल्यूएशन मॉडल। अगर आप कॉस्ट मॉडल पे चलें तो आपने कितनी की ली थी? 9 लाख की जब पहली बार लॉन्च हुई थी। तो अब आप 9 लाख कॉस्ट लिखोगे और उसे क्या करोगे? डेप्रिशिएट करते जाओगे। तो आपके मुताबिक आपके आल्टो की कीमत 6 लाख। लेकिन अगर यही गाड़ी की आप पॉलिसी ये लेते आप रीवैल्यूएशन मॉडल, तो आप कहते हैं मेरे आल्टो की कीमत अब कितनी है? 5 लाख, 6 लाख नहीं, कैरी वैल्यू अब कितनी है? 17-18 लाख। तो ये फर्क होता है कि कॉस्ट मॉडल पुराने वैल्यू पे चल रहा होता है जबकि रीवैल्यूएशन मॉडल नई वैल्यू पे चल रहा होता है। क्या लैंड कभी डेप्रिशिएट होती है? लैंड हमेशा क्या होती है? एप्रिशिएट होती है। अक्सर लोग नहीं कहते अगर तुमने पैसा लगाना है तो जमीनों पे लगाओ, प्लॉट वगैरह लगाओ, उस पर कीमतें कभी गिरती नहीं, हमेशा बढ़ रही होती हैं। ऐसा है हमारे पाकिस्तान में सोना भी लैंड के बराबर हुआ हुआ है, गिरती नहीं है, बढ़ ही रही है। 275 के 76 अराउंड इस तरह हो गया है। और आज से 10 साल पहले मुझे याद है मेरी कज़न की शादी थी, 10,000 रुपये तोला था। तो मेरी आंटी कह रही थी मेरी दाई को अपनी मत दो यार, और कितनी गिरी थी तब से। मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू या रीवैल्यूड अमाउंट। अब मैं आपको कह रही हूँ मेरे पास एक एसेट पड़ा हुआ है जिसकी मेरे मुताबिक कैरिंग वैल्यू है 1 लाख। 1 लाख कैरिंग वैल्यू है, लेकिन जब मैंने मार्केट में जाकर इसकी लेटेस्ट वैल्यू लगवाई तो लोग कह रहे हैं 9 लाख। मुझे फायदा हुआ या नुकसान हुआ? मेरे ख्याल में इस एसेट की वैल्यू क्या है? कैरिंग वैल्यू 1 लाख। लेकिन जब मैं मार्केट में गई इन्फ्लेशन की वजह से अब इस चीज की, इस एसेट की रीवैल्यूड अमाउंट कितने पे पहुंच गई है? लेटेस्ट वैल्यू 9 लाख पर। यानी 1 लाख की चीज कितने पर आ गई है? 9 लाख पर। तो फायदा या नुकसान? फायदा। कितने का? 8 लाख का। इस फायदे को आप बोलेंगे रीवैल्यूएशन सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है फायदा। हमें सरप्लस हुआ, 8 लाख का फायदा हुआ, लेकिन किसकी वजह से हुआ? रीवैल्यूएशन की वजह से। क्लियर? तो जब भी आप रीवैल्यूएशन मॉडल पर चलेंगे तो आपको क्या निकालनी पड़ेगी? रीवैल्यूएशन सरप्लस निकालना पड़ेगा। और रीवैल्यूएशन सरप्लस कैसे निकलेगा? जब आप किसको किसके साथ कंपेयर करोगे? कैरिंग वैल्यू को कंपेयर करोगे रीवैल्यूड अमाउंट के साथ। तो या आपको फायदा होगा, जरूरी है फायदा ही हो हर बार, नुकसान हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मेरे एसेट की कैरिंग वैल्यू है 1 लाख और मार्केट में
रीवैल्यूएशन सरप्लस, सरप्लस मतलब फायदा, फायदा गेन। एक बात बताएं आप, फॉर एग्जांपल जिस बंदे की ये बिल्डिंग थी वो तो ये सोच के बैठा हुआ था जी सिर्फ 2 लाख का हमारे पास कैरिंग वैल्यू का एसेट है, लेकिन जब उसने लेटेस्ट वैल्यू लगवाई जाके मार्केट में तो उसे पता चला 30-40 करोड़ का ये बिल्डिंग है, तो सरप्लस हुआ उसे रीवैल्यूएशन। लेकिन क्या फायदा तो हुआ, लेकिन क्या फायदा उसकी जेब में गया? उसकी जेब में ये 40-50 या जितने भी करोड़ का फायदा होगा कब जेब में जाएगा? जब वो इस एसेट को बेचेगा। यानी रीवैल्यूएशन सरप्लस गेन है, फायदा है, लेकिन ऐसे फायदे को जो अभी तक आपकी जेब में नहीं गया हम उसे कहते हैं अनरियलाइज्ड गेन। अनरियलाइज्ड, अभी तक रियलाइज का मतलब जेब में नहीं गया, यानी अभी तक जेब में नहीं गया, कब जेब में जाएगा? जब आप इस एसेट को बेचोगे। तो हमेशा रीवैल्यूएशन सरप्लस को कहा जाता है रीवैल्यूएशन सरप्लस इज अनरियलाइज्ड गेन। रीवैल्यूएशन सरप्लस इज अनरियलाइज्ड गेन। और अनरियलाइज्ड गेन कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाता, बल्कि ये जाता है OCI में, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। बताती हूँ कैसे बनती है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। फिलहाल ये याद रखें रीवैल्यूएशन सरप्लस आपके पास क्या है? अनरियलाइज्ड गेन, और ये हमेशा कहाँ पर जाएगा? एंड रिकॉर्ड इन OCI। OCI का मतलब है O अदर, C comprehensive, I means in। clear? ये पॉइंट्स अपने पास लिखें, ये वाले पॉइंट्स, ये पॉइंट्स मैं आपको सवाल करवाऊंगी तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मैंने एक आइडिया दे दिया कि रीवैल्यूएशन मॉडल होता कैसे है, जब मैं आपको करवाऊंगी सवाल तो ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट एक और पॉइंट, कि रियलाइज्ड गेन्स आर रिकॉर्डेड इन या रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट और लॉस। रियलाइज्ड गेन्स रिकॉर्ड इन प्रॉफिट और लॉस। अनरियलाइज्ड चीजें कहाँ पे जाती हैं? OCI में। रियलाइज्ड गेन्स आपके पास कहाँ पे जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। और इसके लिए एक और वर्ड इस्तेमाल होता है प्रॉफिट और लॉस, यहाँ पे इसको कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स। फिलहाल ये लिख लें, फिर बात बताऊंगी रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है कल वाले पीरियड। रियलाइज्ड गेन आपके पास कहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस या रिटेन्ड अर्निंग्स में होते हैं। जी हाँ, बैलेंस शीट इक्विटी के तरह। आपके पास रीवैल्यूएशन सरप्लस की नेचर क्या होगी? सरप्लस है, फायदा है, बेशक अनरियलाइज्ड क्यों ना हो। हाँ जी, रीवैल्यूएशन सरप्लस की आपके पास नेचर क्या होती है? क्रेडिट। क्लियर? रीवैल्यूएशन सरप्लस की आपके पास नेचर क्या होती है? क्रेडिट होती है। When revaluation
रीवैल्यूएशन के बाद भी तो एसेट पर आप डेप्रिसिएशन लोगे, लेकिन डेप्रिसिएशन फिर कॉस्ट पे नहीं लोगे, बल्कि किस पे लोगे? फिर लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट पर लोगे। ठीक, अब आपके पास गाड़ी है, बिल्डिंग है, मशीन है, प्लांट है, तो आप उसकी रीवैल्यूएशन कब करवाओगे? ईयर के शुरू में, ईयर के एंड पर, या मिड ऑफ द ईयर भी हो सकता है। मर्जी है आपकी कि आप मार्केट में ईयर के शुरू में चले गए कीमत लगवाने, आप ईयर के आखिर, साल के आखिरी दिन चले गए कीमत लगवाने, या मिड ऑफ द ईयर चले गए कीमत लगवाने। तो रीवैल्यूएशन तीन तरह की हो सकती है, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, या मिड ऑफ द ईयर। आप किसी भी टाइम पे कीमत लगवा सकते हैं उस एसेट की। तो रीवैल्यूएशन टेक प्लेस start of the year, mid of the year, या end of